विद्यार्थी परिषद में कॉलेज में पढ़ाई करता रहा। मैं जब एडमिशन का समय आता था तो मैं खुद लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने एडमिशन के सबके फॉर्म भरवाता था और एडमिशन करने में मदद करता था। और देश के प्रति सेवा का भाव मिला कि ये काम करना है अपने। जब केजरीवाल जी ये टीवी पर आके बोलते हैं ना कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि कोई एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति झूठ कैसे बोल सकता है। ये लोग सड़क पर भूखे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के कान पर एक जू तक नहीं रहेगी। और दिल्ली की जनता कोविड में मर रही थी तो वो शराब घोटाले की पॉलिसी बना रहे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न कुछ लूंगा, और उसको अपना घर वो आदमी 50 करोड़ के बच्चों की कसम खाने के बाद बनाता है। मनोज जी के कार्यों के साथ साथ उनके व्यवहार में कि आप कोई तुलना नहीं कर सकते। लोग नेता से कई बार अभिनेता बनते हैं, लेकिन मनोज जी अभिनेता से नेता बने। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि जहां जिनके वहां मकान, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कहा कि सबके पास घर होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए भी है। जन सेवक वो कहे कि आपके पास घर भी होना चाहिए, तो उसके हृदय में कितनी खुशी होगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब तक महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला आत्मनिर्भर नहीं होगी, नारी शक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगी। नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह। आज हमारे बीच दिल्ली बीजेपी के कार्यालय मंत्री, जो कि एबीवीपी में रहे और बहुत समय तक काम किया एबीवीपी में, और उसके बाद बीजेपी में आए। बीजेपी में अभी कार्यालय मंत्री भी हैं और झड़ौदा से इन्होंने निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है और क्या इन्होंने देखा मोदी जी में, जो कि बीजेपी में आए। नमस्कार। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया जी, तो मैं पूर्वांचल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। दिल्ली में रहता था, स्कूलिंग भी दिल्ली से हुई, लेकिन गांव से बहुत कनेक्टिविटी रही। अच्छा। तो मैं जब पहली बार कॉलेज में पढ़ाई करने गया तो मैंने देखा कि विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो बहुत रचनात्मक कार्यों में, सहयोग में, जैसे मेरा एडमिशन का विषय था तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने मेरा फॉर्म भरवाया और उसने मेरे एडमिशन को प्रोसेस करने में मेरी मदद की। तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आज भी जो आधुनिक युग, जो दुनिया बदल रही है, देश बदल रही है, उसमें भी विद्यार्थी परिषद जैसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी छात्रों का कैसे एडमिशन हो, कोई परेशान ना हो, उनके लिए हेल्प डेस्क लगाना, उनके लिए काम करना, तो शुरू किया। और धीरे 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 उसी कार्यकर्ता के माध्यम से मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब तक विद्यार्थी परिषद में कॉलेज में पढ़ाई करता रहा, मैं जब एडमिशन का समय आता था तो मैं खुद लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने, मेरे विद्यार्थी परिषद की तरफ से ड्यूटी लगती थी, मैं खुद हेल्प डेस्क लगाता था। अच्छा। एडमिशन के सबके फॉर्म भरवाता था और एडमिशन करने में मदद करता था। ये तो मेरी विद्यार्थी परिषद की बड़ी लंबी जर्नी रही। मैंने बहुत जगह पे काम किया विद्यार्थी परिषद में। इसके बाद धीरे धीरे मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने आया और काम करते 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 कार्यकर्ता के रूप में, और आज प्रदेश का कार्यालय मंत्री हूँ, इससे पहले प्रवक्ता रहा। और बुराड़ी विधानसभा में एक झड़ौदा निगम की सीट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, उसने मुझे अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया जी। और विद्यार्थी परिषद में कार्य करते करते जो राष्ट्रवादी विचारधारा और देश के प्रति सेवा का भाव, वहीं से अपने को और एक आप कहेंगे कि भाव मिला कि ये काम करना है अपने को। और जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो उस समय देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जन सेवा की सरकार थी और बहुत विकास के नए नए आयाम चल रहे थे। और निश्चित तौर पे अटल जी से को मैं सुनता बहुत था, उनकी कविताओं को भी सुनता था। और कहीं भी दिल्ली में, एक बार मैं गाजीपुर गया था, उनकी रैली गाजीपुर में हो रही थी। अच्छा। तो मैं किसी के साथ साइकिल पर बैठ के वो रैली सुनने गया था। तो निश्चित तौर पे अटल जी को मैं बड़ा प्रभावी तौर से अपना नेता मानता था, उनके भाषणों से बड़ा प्रभावित रहता था। वो भी एक कारण था कि राजनीति में आने का। और धीरे 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 यात्रा चलनी शुरू हो गई। जब गुजरात में भूकंप आया था तो हम कॉलेज के समय, उस समय एबीवीपी में काम करते थे, तो झुग्गी बस्तियों में, कॉलोनियों में एक हमने बॉक्स बनाया था, एक हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, उसमें हमने धन संग्रह किया। अच्छा।
और वो धन संग्रह का जो पैसा है हमने अपने संगठन के माध्यम से गुजरात में, लेकिन उससे ज्यादा माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए वो बड़ा चैलेंजिंग फेज था जब भूकंप आया था। तो हम अखबारों में पढ़ते थे कि किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री काम करता है, और धीरे धीरे उनको अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, हमारे पास तो माध्यम वही था जानने का, तो हमने उनको देखा कि कैसे वो सेवा के कार्य को, और धीरे धीरे उन्होंने गुजरात में जहां भूकंप आया था उसको ऐसा बदल दिया, वो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। और वो जो कार्यशैली थी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, वो बहुत प्रभावित करती है यदि आप उसको देखेंगे तो, और उसका बहुत अमिट छाप मेरे ऊपर है, मुझे एकदम भूलता नहीं है कि किस प्रकार से वो जो संकट गुजरात के ऊपर आया था और उस आपदा को लोगों को अवसर में बाद में माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बदला। एक बड़ा एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए समझने के लिए, और वो भी एक कारण था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रभावी रूप से काम करने लगा। आप दिल्ली की राजनीति करते हैं, दिल्ली में आप कार्यालय मंत्री भी हैं, तो आपके प्रतिनिधित्व करते हैं केजरीवाल जी, तो उनके विचार तो आप देंगे नहीं क्योंकि उनके विचारों से तो कोई इंस्पायर शायद नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, दिल्ली में प्रवासी बहुत रहते हैं, मैंने सुना है, देखा है, आपके बारे में पढ़ा है, आपने उनके लिए बहुत कार्य किए हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? मैं अपूर्वा जी एक ही बात कहूँगा, जब केजरीवाल जी ये टीवी पर आके बोलते हैं ना कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि कोई एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति झूठ कैसे बोल सकता है। मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूलेगा कि जब देश में कोविड का संकट आया, और मैं खुद प्रवासी हूँ, और मेरे आस पड़ोस के लोगों को, मैंने दिल्ली के प्रवासियों को, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का रहने वाला हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे हिमाचल का हो, मैंने देखा कि किस प्रकार से लोग अपने गोदी में अपने बच्चों को तपती धूप में लेकर और सर पर बैग लेकर पैदल एक इतनी लंबी कतार लगी थी कि जिसको खत्म होते हुए हम नहीं देख पा रहे थे। मेरी जो विधानसभा है बुराड़ी, वो रिंग रोड के पास आती है। मुझे आज भी याद है कि मेरे थाने के जो एसएचओ थे, उनका नाम पीसी यादव, हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे डीसीपी साहब की इच्छा है कि आप लोग समाज में इतना काम करते हैं, बाहर निकलिए, ये लोग सड़क पर भूखे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के कान पर एक जू तक नहीं रहेगी, और अपने को दिल्ली का बेटा कैसे कह सकता है। और इतनी दुर्दशा उनकी कि वो लाइन लगा के जा रहे थे और बॉर्डर पे उनको जाके छोड़ दिया। वो तो धन्यवाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात किया, उनके लिए बसों की सुविधा कराई और उनको गांवों तक सुरक्षित पहुंचाया। क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? और उस समय बड़ा दुर्भाग्य अब तो देखने में आ रहा है कि जब दिल्ली की जनता कोविड में मर रही थी तो वो शराब घोटाले की पॉलिसी बना रहे थे, वो भ्रष्टाचार की पॉलिसी बना रहे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न कुछ लूंगा, लेकिन अपने जो सरकारी आवास है उसको शीश महल 50 करोड़, दिल्ली की जनता के पास रहने के लिए घर नहीं है, और उसको अपना घर वो आदमी 50 करोड़ के बच्चों की कसम खाने के बाद बनाता है। तो प्रवासियों के साथ जितना अन्याय अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ वहाँ सब प्रवासी हैं और 25-50 गज के मकान में रहने वाले हैं, 10-20 हज़ार रुपया कमाने वाले हैं। और मैं एक पूर्वांचली होने के नाते, पूर्वांचली हो चाहे कोई भी प्रवासी हो, जो इंसान है, जो गरीब इंसान भी होता है, वो बहुत ही स्वाभिमानी होता है जी। उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, जिसका संकल्प भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। पूरे देश में लोग कैसे आत्मनिर्भर बने, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, उसके लिए काम करने की जरूरत है। और असली बेटा तो वो होता है जब आपके दुख के समय में आपके साथ खड़ा हो। जब दिल्ली में कोविड का संकट आया तो इनके विधायक ऑक्सीजन बेच रहे थे, जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो तो आप सोचिए गृह मंत्री जी खुद सड़कों पर उतरे
और लोकनायक हॉस्पिटल, छतरपुर में वो भाटी माइंस के पास उन्होंने इतना बड़ा कोविड सेंटर बनाया जो CISF या CRPF कोई आईटीबीपी उसको देख रही थी। इसके बाद सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के लिए एक टीम बनाकर ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, अब खुद गृह मंत्री जी मॉनिटरिंग करते थे। ये काम किसका था? दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम था, और फिर भी आप झूठ बोलते हो। तो दिल्ली की जनता धीरे धीरे जवाब देगी, और आपका भ्रष्टाचार का जो चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। जैसा कि आपने प्रवासियों की समस्याएं बताई, लेकिन मैं एग्जैक्टली मुझे ये जानना है कि उनकी प्रवासियों की क्या समस्या है और वो राजनीतिक दृष्टि से कैसे शिकार बनते हैं। दिल्ली में पूरा जो भूभाग है, या तो मुझे लगता है 60% से ऊपर जो भाग है वो अनऑथराइज कॉलोनियों का है, जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, झुग्गी बस्ती का है। और वहाँ जो मूल समस्या क्या है, पहली बेसिक आदमी को नीड क्या होती है? पानी की। पानी के बाद सीवर की, सीवर के बाद अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल की। मैं उदाहरण से बताता हूँ, पूरी दिल्ली की यही स्थिति है। जो 20,000 रुपये की इनकम करता है, उसका बेटा कहाँ पढ़ने जाएगा? प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकता है, और वो फीस नहीं दे सकता है। बुराड़ी विधानसभा में जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूलिंग करता था, मैं मुखर्जी नगर से स्कूलिंग किया हूँ वैसे, लेकिन मैं बुराड़ी में बचपन से रहता हूँ तो जानता हूँ। बुराड़ी में 3 सरकारी स्कूल थे पूरी विधानसभा में, और चौथा आज तक नहीं बना। और जब मैं छोटा था तो बुराड़ी की जनसंख्या मैक्सिमम 1.5 लाख थी, और आज 12 लाख से ऊपर है। कौन है वहाँ? प्रवासी हैं, पूर्वांचली हैं, पहाड़ी हैं, पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड और हिमाचल के लोग हैं। तो जो शिक्षा है, स्वास्थ्य के नाम पर हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल अभी बना है, और वो भी इन्होंने नहीं बनाया, वो मदन लाल खुराना जी के समय से, उस समय उसकी नींव पड़ी थी, बीच में टलता टलता गया, वो बन के तैयार हुआ। तो आदमी को बेसिक नीड क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है उसको अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए उसके बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छा घर में कम से कम पानी पीने के लिए मिल जाए, और स्वच्छता के लिए सीवर और ये सब चीजें हो। आप किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाए, जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो जेल से ऑर्डर करते हैं, भाई तुम 10 साल से मुख्यमंत्री, तुम्हें पता नहीं था कि अनऑथराइज कॉलोनियों में पानी नहीं है, सीवर नहीं? आप कह रहे हो मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ। 10 साल पहले क्या कर रहे थे आप फ्री में देने के बजाय उनको जन सुविधाएं दो, सुविधा दो उनको कि पानी भी होना चाहिए, उनके बच्चे के लिए शिक्षा भी होनी चाहिए। और मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये दिया नहीं, उन्होंने रोका। जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत एक कार्ड जारी किया, जिसमें मान लीजिए सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो आपके पास कार्ड रहेगा, तो आप अपने बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है उस कार्ड के आधार पे। तो उसके बाद उसका फ्री में इलाज हो जाता है। आपने उसको भी रोक दिया राजनीति के कारण। भाई कहते ना कि दिल्ली की जनता आयुष्मान कार्ड बनवाए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का ट्रीटमेंट कराना है तो फ्री कराइए। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने घोटाले किए। आप दिल्ली के मुझे याद है कि हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने एक दिन टीवी डिबेट में एक आम आदमी पार्टी के नेता के सामने उन्होंने कहा कि आपके मोहल्ला क्लिनिक, तो उन्होंने कहा चैलेंज करके बताओ कि कहाँ बंद है। तो माननीय मनोज तिवारी जी ने मुझे फोन किया कि तुम्हारे एरिया में मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है। तो मैंने कहा कभी खुला ही नहीं, ताला लगा हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं टीवी चैनल्स को लेके आ रहा हूँ, तुम हो वहां तो पहुंचो। मैं वहां पहुंचा और लगभग 11-12 बज रहा था सुबह का, जो कि मोहल्ला क्लिनिक खुलने का समय। तो वहां मोहल्ला क्लिनिक के सामने, वो टीवी पे भी बहुत चला, वो गाय भैंस लेटी हुई थी और ताला लगा हुआ था। तो मनोज जी कई गए मोहल्ला क्लिनिक सेंटरों पे, उन्होंने विजिट किया, देखा कि सिर्फ गाय भैंस बैठी हुई थी, कूड़ा पड़ा हुआ था और उसमें ताला लगा हुआ था। लेकिन उसका किसी किसी के नाम पर उसकी भी जांच हो तो इतना भ्रष्टाचार निकलेगा उसमें कि कोई ना कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसमें पैसा बना रहा है और किराए के नाम पर सरकारी पैसा ले रहा है उस जगह के नाम पे। तो दिल्ली को बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा
मैं खुद अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता हूँ, अनधिकृत कॉलोनी में, कि उन्होंने चिंता की कि उसको मालिकाना हक देने के लिए उस कॉलोनियों को पास किया। आज उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है। आप कल उस रजिस्ट्री के आधार पे लोन ले सकते हो, अपने बच्चों के लिए स्टडी लोन ले सकते हो। आपकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो, जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो वो अधिकार दिया भी किसी ने, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जहां झुग्गी वहां मकान की बात प्रधानमंत्री जी ने किया। आप सोचो, लगभग 3,500 से ऊपर उन्होंने कालका जी में घर दिया झुग्गी में रहने वालों को। और अभी भी नरेला में और एक अशोक विहार के पीछे जेलर वाला बाग है, बहुत सारे फ्लैट बन के तैयार है। अच्छा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उसमें अड़ंगा लगाते रहते हैं। आज उनको मिल जाए तो झुग्गी में रहने वाले हमारे प्रवासी भाइयों एवं बहनों का जीवन स्तर बदल जाएगा। लेकिन वो उनको गरीब बना के रखना चाहते हैं। उनके बच्चे अच्छे एजुकेटेड बने, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वो गरीब रहेंगे तो उनको झूठे वादे करके वो बेवकूफ बनाते रहेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता भी अब जान चुकी है, और दिल्ली की जनता को, और मैं तो प्रवासियों के लिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि उनको, जो दिल्ली में रहते हैं उनको डबल फायदा है, वो बहुत खुश हैं। जैसे मैं अपने गांव, मुझे गाजीपुर जाना होता है तो मैं पहले बनारस हम उतरते थे, और बनारस से जब हम जाते थे, अभी तो डायरेक्ट गाजीपुर के लिए कई ट्रेनें जाती हैं दिल्ली से, लेकिन हम बनारस से उतर के जब हम गाड़ी से या बस में बैठ के जाते थे तो लगभग 2 घंटा लगता था। आज हमको पता ही नहीं चलता कि हम 35 मिनट में अपने गांव, 6 लेन का हाईवे है, कैसे पहुंच जाते हैं। बनारस को आपने देखा होगा तो ध्यान में आएगा कि पहले थोड़ा शहरों में जाम लगता था, अब तो आउटर रिंग रोड बन गया। आप बैठिए बाहर बाहर रिंग रोड से निकल जाइए। तो हम यहाँ भी फायदा, दिल्ली में भी देखिए, यदि द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसी ने किया, यदि द्वारका उधर नजफगढ़ के में जो लोग रहते हैं, उनको सीपी आना है, उनको गुड़गांव जाना है, उनको जयपुर जाना है, तो उसकी कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गडकरी साहब के नेतृत्व में हुई। ऐसे ही आप धौला कुआं कभी क्रॉस करेंगे तो धौला कुआं पे पहले कितना जाम लगता था, कितनी चौड़ी सड़कें बन गई। ये सब काम इनिशिएटिव लेने का दिल्ली के मुख्यमंत्री का था। लेकिन जब लग गया भारत के प्रधानमंत्री जी को कि ये किसी काम के नहीं है, तो हम दिल्ली की जनता को इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने खुद ही दिल्ली को इनिशिएटिव लेके काम करना शुरू किया। जैसा कि आपने मनोज तिवारी जी की बात की है, तो अभी तीसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि 7 सीट में 1 सीट वही है जो रिपीट हुए। तो मुझे ये चीज़ जाननी है, मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, और मुझे ये जानना है कि क्या मनोज तिवारी जी ने दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का मान बढ़ाया है? बिल्कुल बढ़ाया मनोज जी ने, और इतना बड़ा मान बढ़ाया कि भारतीय जनता पार्टी ने भी मान बढ़ाया कि पूर्वांचल के एक गांव से आने वाले जो बच्चा था वो सिंगर बना। सिंगर बनने के बाद वो यहाँ चुनाव लड़ने आया। पार्टी ने 2014 में मनोज जी को टिकट दिया। और मनोज जी के बारे में मैं एक बात बताऊंगा, जब मनोज जी 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो उनको लोग अभिनेता कहते थे, लेकिन बहुत जल्दी वो जन नेता बन गए, और अपने कार्यों के आधार पे मनोज जी बने। हमें भी लगता था जब मनोज जी आए थे तो कोई फिल्म स्टार है, आए हैं, लेकिन मैं मनोज जी को जन नेता और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होते हुए देखा। मनोज जी फिर ऐसा कनेक्ट हुए कि आज मैं पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी का पहले पूर्वांचली प्रदेश अध्यक्ष बने, और पूरी दिल्ली में उन्होंने प्रवास किया, पूर्वांचलियों की समस्याओं के लिए आवाज उठाया। पूर्वांचलियों के लोगों के लिए नहीं, पूरी दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने आवाज उठाया। मनोज जी उत्तर पूर्वी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जिससे वो डायरेक्ट संवाद में नहीं रहते हो। दूसरी मनोज जी की खासियत है, मनोज जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत ही तरीके से संवारा। मैं अभी स्कूल की बात कर रहा था, मनोज जी ने 2 केंद्रीय विद्यालय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया। और आप सोच सकते हैं कि हम सोचते थे कि बुराड़ी के पास मेट्रो नहीं है, मनोज जी ने वो लड़ाई लड़ी। अभी मुकुंदपुर जो बुराड़ी विधानसभा का लास्ट कोना है, जब वो शुरू होगा तो मनोज तिवारी जी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेट्रो से कनेक्ट हो गई है। तीसरी बात, जब आप सिग्नेचर ब्रिज से जाते हैं तो अभी पहला ऐसा एक रोड बन रहा है जिसमें ऊपर से मेट्रो जाएगी, नीचे से गाड़ी जाएगी, उसके नीचे भी गाड़ी जाएगी, तो ऐसी सड़क लगभग बन के तैयार है।
सिग्नेचर ब्रिज बंद पड़ा हुआ था, काम नहीं हो रहा था। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के तो उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज का काम ही रोक दिया था, जो कि दिल्ली, जो पूर्वी दिल्ली है उसको कनेक्ट करने का मेन संसाधन है, जाम फ्री करने के लिए। अच्छा। मनोज जी ने, मैं भी उस आंदोलन में गया था, मनोज जी ने उसकी लड़ाई लड़ी। और मनोज जी के कार्यों के साथ साथ उनके व्यवहार में कि आप कोई तुलना नहीं कर सकते। मनोज जी जिस प्रकार से कार्यकर्ता के साथ, जनता के साथ व्यवहार करते हैं, हमें एक एसएमएस लिखते हैं, मनोज जी उसको तुरंत रिप्लाई करते हैं, फोन करते हैं। तो निश्चित तौर पे मनोज जी, लोग नेता से कई बार अभिनेता बनते हैं, लेकिन मनोज जी अभिनेता से नेता बने और जन सेवक बने। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की पंक्ति है, अंतिम व्यक्ति के लिए, मनोज जी ने हमेशा कोविड के समय भी, जो अंतिम व्यक्ति में भी खड़ा व्यक्ति, कोई व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं था, यदि किसी के पास नंबर था या उनके किसी कार्यकर्ता ने संपर्क किया कि इस कॉलोनी के इस व्यक्ति को समस्या है, तो कोविड के समय मनोज जी हमेशा उपलब्ध रहे। और उन्होंने राशन से लेके, भोजन से लेके, कैसे लोगों तक पहुंचे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहे और खड़े रहे। तो मुझे लगता है कि मनोज जी जब चुनाव जीते थे, पहला 2014 का, फिर 2019 का चुनाव लड़े और उनका मार्जिन में अंतर था, बड़ा मार्जिन था। और मुझे लगता है कि इस बार मनोज जी की जीत जो होगी वो दिल्ली में सबसे बड़ी जीत होगी। और मनोज जी निश्चित तौर पे पूर्वांचलियों की एक आवाज़ भी हैं और एक चेहरा भी हैं और उनके साहस भी है उनका। उनको देखने के बाद पूर्वांचली सोचता है कि उनका भी कोई व्यक्ति है यहाँ जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आपने बताया कि मनोज जी ने बहुत सारे काम किए, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभिनेता हैं, और जबकि मुझे जहाँ तक पता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ा करने वाले मनोज जी हैं। और जैसा आपने कार्य बताया उनके कि इन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं, तो सिर्फ वो अभिनेता नहीं हैं, वो कार्य करने वाले नेता भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे एक नेता मनोज जी हैं। और आगे बढ़े तो हमें भी, हम सब यूथ हैं, तो हमको भी ये सब देख करके, क्योंकि हम यूथ का एक विजन होता है कि किसके विचारधाराओं पे चले, तो मोदी जी तो हैं सबके लिए, भले कोई बोले या ना बोले, लेकिन मोदी जी हैं जो इंस्पायर करते हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो गया या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन पूर्वांचल की बात करते हैं तो मनोज जी ही हमारे एक गाइड के रूप में रहे हैं। और जैसे कि आपने प्रवासियों की बात की है, तो मैं आपसे बस एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जब शुरुआत हुई दिल्ली में, तो आपने कौन से ऐसे सिचुएशन देखे, क्या ऐसा देखा कि आपको संकट ऐसा लगा कि मैं आकर के मैंने गलती कर दी, क्या ऐसा कुछ फील हुआ था आपको? निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं बताऊं, जब मैं छोटा था तो जो दिल्ली थी, और मैं हमेशा सोचता था कि पता नहीं, अनऑथराइज कॉलोनी का मतलब होता था कोई मकान बनाएगा तो कोई तोड़ जाता है, कोई कुछ कर जाता है। लेकिन जो दिल्ली से बाहर आए हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि कहीं बहुत बड़ा जाके कहीं मॉडल टाउन में, ऑथराइज कॉलोनी में कहीं घर ले सके, संभव नहीं था। क्योंकि बच्चों को भी रखना है, हमारे पिताजी भी बच्चों को रखना है, पढ़ाना है, हम 3 भाई हैं, पढ़ाना है, कहाँ से पैसे आएंगे। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, मैं धन्यवाद का एक 25,800 लोगों का हस्ताक्षर करा के मैं माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को ले जाके स्वयं भेंट किया था। अच्छा। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, हरदीप सिंह पुरी जी ने बिल को पेश किया था शहरी विकास मंत्री के नाते, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और इतना उत्साह था दिल्ली के लोगों के अंदर कि पहली बार अनऑथराइज कॉलोनी पास होने का मतलब क्या है आप समझ रही हैं? उसका मतलब है कि जितने देश में, दिल्ली के अंदर जो भी विकास के कार्य होंगे, वो जो मॉडल टाउन में होगा वो बुराड़ी में होगा, जो अशोक विहार में होगा वो झड़ौदा में होगा, जो आप कहेंगे साउथ एक्स में जो काम हो सकता है वो काम संगम विहार में भी हो सकता है जी। वो पूर्वी दिल्ली के किसी भाग में अनधिकृत कॉलोनी में हो सकता है। एक बराबरी के लेवल पे लाके खड़ा करना, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अनधिकृत कॉलोनियों में मैक्सिमम रहने वाले प्रवासी हैं जो दिल्ली से बाहर से आए, और वो कोई 100-200 रुपए, गज रुपए की जमीन खरीद के अपने बच्चों के
थोड़ा कम खाना खा के ऐसे बचा के उन्होंने लिया था। और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में सोचा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय हरदीप सिंह पुरी जी का दोनों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के बारे में भी चिंता की, क्योंकि ये कॉलोनी पास हो गई है, पास होने के बाद उसमें विकास होगा, और विकास होगा तो जो सुविधा अन्य जगह मिलनी है वो हमें भी मिलेगी, और मैं वहीं रहता हूँ, इसलिए दिल्ली तो बदली। जरूर बात है, आपने कहा कि दिल्ली में क्या लगा आपको आके। दिल्ली से अच्छा हमें उस समय गांव लगता था। दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहना बहुत असुविधा थी, और किस प्रकार से एक आदमी जब गांव से आता है, अपने बच्चों को भी लेके आता है, हमने वो भी जीवन देखा है, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करता है, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पाती है, वो बेचारा पीड़ा में रहता है, उससे जिंदगी कट जाती है। कई लोग तो एक घर भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि जहां झुग्गी वहां मकान, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कहा कि सबके पास घर होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए भी है जी। तो घर मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई दिल्ली से बाहर से आया और उसको एक कोई केंद्र की सरकार, एक कोई जन सेवक वो कहे कि आपके पास घर भी होना चाहिए, तो उसके हृदय में कितनी खुशी होगी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए ही जीता है, यदि वो मिल जाए तो उससे ज्यादा उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है आपके बारे में कि आप एक एनजीओ चलाते हैं, उसका विजन क्या है और नाम क्या है, आप क्यों आपने एनजीओ खोला, पर्पस क्या है उसका? हमारा एक फाउंडेशन है, माता चकेरी देवी फाउंडेशन। जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की और आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों बड़ा कनेक्टेड है। जब तक भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब तक महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा, महिला आत्मनिर्भर नहीं होगी, नारी शक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगी। तो मुझे ध्यान में आया कि जो ये हमारी प्रवासी बहनें यहाँ रहती हैं, दिन में कोई काम नहीं रहता उनके पास, उनका पारिवारिक जीवन 15-20 हजार रुपए में चलाना बहुत कठिन हो जाता है। यदि वो काम करेंगी तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है, उनको अच्छी कोचिंग दे सकती है, उनको इंजीनियर्स बना सकती है, उनको डॉक्टर्स बना सकती है, उनको आईएएस बना सकती है। और इसलिए पहले वो उनको कुछ काम हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको कुछ काम मिले। तो हमने पहले उनको सिलाई कढ़ाई इसका काम सिखाया, उन महिलाओं को सिलाई मशीन भी दिया कि आप अपना काम करिए जिससे 5-7 हजार कमा सके आप, और अपने बच्चों को एजुकेटेड कर सके, क्योंकि जब शिक्षा मिल जाएगी तो अपने आप जो अगली जनरेशन है वो आत्मनिर्भर हो जाएगी। और आज जिस बहनों को सशक्तिकरण की बात करें, यदि वो होती हैं तो अपने बच्चे बच्चियों को खुद ही आत्मनिर्भर बना लेंगे, और अपने आप ही जो भारत है ना विश्वगुरु बन जाएगा, इतना शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ नारी शक्ति पुरुष सब समानता के साथ जब काम करने लगेंगे तो भारत को दुनिया में सबसे ऊपर जाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी प्रयास में संस्था का प्रयास है काम करने का, और बाकी तो ईश्वर जो कराएगा वो करेगा।